आज रिपब्लिका न्यूज में परिचर्चा का विषय हमारा है ज्ञानवापी का मुद्दा। और परिचर्चा में हमारे साथ हैं शरद प्रियदर्शी जी। आज हम लोग इस बात पर परिचर्चा होगी कि आखिर यह बहस कब तक चलेगी। ज्ञानवापी का मुद्दा पूरे देश में अभी काफ़ी गरमाया हुआ है और देखा यह जा रहा है कि ज्ञानवापी के बहाने बहुत सारी पीछे की अन्य चीज़ों को भी इसमें समेटने की कोशिश हो रही है। तो निश्चित रूप से इससे पूरे देश में कहीं न कहीं माहौल गरमाया हुआ महसूस हो रहा है। दो संप्रदायों के बीच एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है यह। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं होना, और इनाम से ही स्पष्ट होता है कि कुछ सनातन धर्म हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ें होगी। एक आम आदमी जो पहले नहीं सुना था कि ज्ञानवापी, तो एक आम आदमी, एक कॉमन सिटीजन तो यही कहेगा कि ज्ञानवापी कुछ ज्ञान की एक स्थल है, एक मंदिर टाइप की चीज़ें, एक पाठशाला टाइप की चीज़ें होगी। मुद्दा कुछ न कुछ यहाँ से ही शुरुआत होती है, इसको शब्दों को लेकर के, और शब्द ही बहुत कुछ करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि ज्ञानवापी का जो मुद्दा है, वस्तुतः वो मुद्दा क्या है, आखिर विवाद क्यों शुरुआत हुई। एक्चुअली ज्ञानवापी के मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जानी पड़ेगी। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ज्ञानवापी है क्या, कैसे इसका फाउंडेशन हुआ और काशी विश्वनाथ के साथ क्या इसका जो है रेलेवेंसी है, क्या इसका इनका संबंध बनता है। तो अगर हम इतिहास की बात करें तो पहली बार ज्ञानवापी का मुद्दा जो पब्लिक डोमेन में आया था वो 1809 ईस्वी में आया था। और ज्ञानवापी मॉस को लेकर उस समय भी डिस्प्यूट्स हुई थी। डिस्प्यूट नहीं हुई थी बल्कि एक तरीके का राइट्स भी, दंगा भी हुआ था हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के बीच में, बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए थे। उसके बाद दोबारा से 1991 में ये डिस्प्यूट फिर से स्टार्ट हुई। और अभी करंट सिनेरियो में आप देख ही रहे हैं कि ज्ञानवापी के अलावा बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो उसमें से कई जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, इनको लेकर भी कई तरह के डिस्प्यूट हो रहे हैं। जस्ट लाइक जैसे ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है कि ताजमहल के 22 कमरे जो हैं बंद हैं, बंद है। उनका सर्वे करवाया जाए और वहाँ भी हिंदू देवी देवता के पाए जाने का जो है साक्ष्य हो सकता है, ऐसा हिंदू पक्ष की ओर से क्लेम किया जा रहा है। अगर हम काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी की अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ, सबसे पहले राजा टोडरमल थे, जो बीरबल अकबर के दरबारी हुआ करते थे। उनके द्वारा माना जाता है कि 1685 के अप्रॉक्स में जो है इस काशी विश्वनाथ मंदिर का जो था फाउंडेशन रखा गया था। इसके बाद जब औरंगजेब का शासनकाल आता है, तो चूंकि हम औरंगजेब के बारे में एक नॉर्मल सा परसेप्शन है कम से कम हिंदू संप्रदाय के लोगों में, कि औरंगजेब जो था वो एक कट्टर मुस्लिम शासक हुआ करते थे। तो उनके द्वारा ऐसा बोला जाता है कि इस मंदिर को, काशी विश्वनाथ मंदिर को डेमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया था। और इसको तोड़कर इसके जस्ट बाद में ही जो है ज्ञानवापी मंदिर का निर्माण, ज्ञानवापी मॉस्क का जो है निर्माण किया गया था। एग्जैक्ट तो हिस्ट्री के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि क्या औरंगजेब ने ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया था या नहीं किया था, लेकिन ऐसे मोटे तौर पर मान लगाया जाता है कि औरंगजेब के द्वारा ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके नज़दीक जो है ज्ञानवापी का फाउंडेशन रखा गया था। लेकिन आपने जैसा बताया कि ज्ञानवापी नाम से ये नहीं लगता है कि ये मुस्लिम पक्ष के द्वारा निर्मित चीज़ें हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म में हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें थी, या तो मंदिर होगी, या हो सकता है उस समय शिक्षा के मंदिर, चूँकि शिक्षा के केंद्र भी हुआ करते थे, हो सकते हैं विद्यालय हो, और उसी को तोड़कर उसको डेमोलिश कर इस मॉस्क का निर्माण किया गया, इसलिए इनका नाम जो है ज्ञानवापी पड़ गया। तो औरंगजेब के काल में पहले तो इस मॉस्क का निर्माण भी हुआ, मोटा मोटी यह अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया, और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद फिर से दोबारा इसको रीस्टेब्लिश किया गया, या कह सकते हैं इसका रीफाउंडेशन डाला गया। ये मराठा शासक थी अहिल्याबाई होलकर, इनके द्वारा 1777 में काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से जो है निर्मित किया गया था। तो हाल के संदर्भ में देख रहे हैं कि केवल ज्ञानवापी नहीं, बल्कि ज्ञानवापी के अलावा ताजमहल हो या फिर दिल्ली स्थित कुतुब मीनार हो, इनको लेकर भी कई तरह के डिस्प्यूट्स जो है क्रिएट किए जा रहे हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हो, इनको लेकर भी डिस्प्यूट क्रिएट किए जा रहे हैं। और दोनों पक्ष, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष, अपने अपने स्तर पर जो है अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि कभी मस्जिद नहीं थी, जिससे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार में स्थित है। वहाँ भी हिंदू पक्ष का मानना है कि वहाँ भी देवी देवता की मूर्ति अगर सर्वे हो तो निकल सकती है, और वहाँ भी जो है हिंदू धर्म से ही जुड़ी चीज़ें थी, तो इसे भी जो है टर्न आउट कर दिया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके से हर विवाद को उठाना जो है वो सही नहीं हो। देखा यह जा रहा है कि यह विवाद केवल मध्यकाल तक नहीं रहा है। अगर इतिहास के और पीछे हम चलें
यानी प्राचीन काल में भी चलें तो वहाँ भी कई कुछ ज्यादतियाँ दिखती है जो उस समय एक डोमिनेटिंग धर्म था, ब्राह्मण धर्म या फिर सनातन धर्म, वह बुद्धिज्म और जैनिज्म के विरुद्ध कई वहाँ की जो उनकी जो मंदिरें हैं या पूजा स्थल था उनको तोड़ा गया है। जी हाँ। तो यह विवाद अगर कोई पहली बार मध्यकाल में जी हाँ, आया है या और अभी इसकी चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं जी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा तो आपने क्या कि मुद्दा ये क्या है केवल प्रताप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे देखने की जरूरत नहीं है कि आज से ये विवाद चल रहा है। अगर हम इतिहास में ही देखें, प्राचीन इतिहास में ही देखें, तो इस तरीके के मुद्दे शुरू से ही हमारे समाज में रहे हैं। आज हम हिंदू और मुस्लिम के आधार पर इसे देख रहे हैं, क्योंकि मस्जिद जो है वो मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करती है, मंदिर हमारे हिंदू संप्रदाय से बिलोंग करती है, तो दोनों के बीच में एक तरीके का जो है कह रहे हैं एक सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो प्राचीन काल से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म को लेकर, ठीक है, अगर हम मौर्य पीरियड के बाद के पीरियड को देखें तो एक शुंग वंश आए थे भारत में। शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग। उनके बारे में कहा जाता है, इतिहास में वर्णित है ये चीज़ें, कि उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि वो सनातन धर्म यानी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे और बौद्धों के खिलाफ थे। तो इतिहास में भी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, जहाँ दो धर्म नहीं कहिए, हिंदू धर्म के ही दो अलग अलग पंथ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बीच में टकराव है। इसके बाद अगर हम कश्मीर के शासक की बात करें तो कश्मीर के हिंदू शासक हुआ करते थे हर्ष, जो मध्यकालीन भारत में हुआ करते थे। इनके द्वारा तो बाकायदा एक ऑफिसर को, एक अफसर को नियुक्ति किया गया था ताकि वो मंदिरों को जो है लूटे और उनमें निर्मित जो है मूर्तियां हैं उन्हें नष्ट भ्रष्ट करें। इससे पहले भी हम देखेंगे तो राजपूत शासक हुए, गोविंद तृतीय हुए, इनके द्वारा भी जो था राजधानी पर आक्रमण किया जाता। सभी हिंदू शासक थे, लेकिन हिंदू मंदिरों को ही लूट रहे थे, हिंदू मूर्तियों को ही नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे। या पल्लव शासक नरसिंह वर्मन की बात करें तो हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसे कई शासक हैं जो हिंदू शासक ही हैं और हिंदू मंदिरों को ही लूट रहे हैं, हिंदू मूर्तियों को ही तोड़ फोड़ रहे हैं। इसके पीछे कुछ कारण था, वैसी कारण प्राचीन काल में। पहला तो जो मंदिर हुआ करते थे वो केवल धार्मिक प्रतिष्ठा से ही जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि धार्मिक प्रतिष्ठा के अलावा जिस राज्य क्षेत्र में वो मंदिर स्थित हुआ करती थी उस राजा की प्रतिष्ठा से भी उसका संबंध हुआ करता था। तो विरोधी जो भी शक्ति होती थी वो मंदिरों को लूट कर, ये मंदिरों को तोड़ फोड़ कर, ये उस पर कैप्चराइजेशन कर ये अधिकार दिखाना चाहती थी कि शत्रु पर मैंने विजय पा लिया। एक रीजन तो बेसिकली ये थी मंदिरों को लूटने के पीछे। दूसरा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट काम करता था कि मंदिर उस समय जो थे अकूत खजाना का जो था, जहाँ की धन संपत्तियों को संचित करके राजा महाराजाओं के द्वारा रखा जाता था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो था विरोधी शक्ति आकर मंदिरों को लूटने का प्रयास करती थी या लूटा करती थी। तो ये तो दो रीजन थे जो प्राचीन काल में हिंदू शासक के द्वारा ही मंदिरों को तोड़ा गया, उन्हें लूटा गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया था। तो ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। हाँ, आज के सीन में बस इतना ही अंदर आया है कि आज जो हम डिस्प्यूट्स देख रहे हैं वो दो अलग अलग संप्रदायों के बीच में है। प्राचीन काल में हिंदू ही हिंदू से जो थे मंदिरों को लेकर जो लड़ाई कर रहे थे, जबकि दोनों के धर्म जो थे समान थे। आज जो है एक पक्ष मुस्लिम है और दूसरा पक्ष जो है हिंदू है, और दोनों के बीच इस मस्जिद और एक मंदिर को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हो गई। ये तो कुछ ऐसी बातें हो गई जैसे प्राचीन काल में किसी भी राज्य पर अगर आपको काबिज होना हो, प्रभुत्व स्थापित करना हो, तो आम जन और आम जब बसावट है उस पर आप आक्रमण न करके जो बड़े बड़े किले हैं, उनके गढ़ हैं, उस पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं तो देश की पूरी सत्ता पर कब्जा आपकी मानी जाएगी। मंदिर भी कुछ उस समय में ऐसी ही एक सत्ता का केंद्र बन गया था। वह केवल एक धार्मिक स्थल ना होकर के सामाजिक सांस्कृतिक है, शिक्षण पद्धति का भी वहाँ पर केंद्र था। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम था, देवदासी जैसी प्रथाएं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती रहती थी। चोल काल में भी देखा जाता है या अलग अलग टाइम में। कुल मिलाकर के यह सत्ता का प्रतीक था, केंद्र था। इस पर आधिपत्य का मतलब है कि पूरे देश की शासन व्यवस्था विरोधी शासकों पर आपकी प्रभुत्व स्थापित हो गया और कुछ संपत्ति का, खजाने का एक सुरक्षित जगह माना जाता था। तो इसलिए भी राजा लोग भी, शासक लोग वहाँ पर रखते थे और विरोधी भी उतने ही आकर्षित होते थे। यही कारण है कि चाहे गोरी आए हों, गजनबी हों या जो भी यहाँ पर आए, मीर कासिम वगैरह जैसे लोग, मंदिरों को ही लूट का केंद्र बनाया गया। आपने देखा होगा कि सोमनाथ मंदिर पर 27 बार आक्रमण होती है गजनबी की। तो इसके पीछे बेसिकली यही रीजन था कि मंदिरों में जो अकूत खजाना छिपे हुए थे उन्हें लूटना चाह रहे थे। भारत का जो एक सोने की चिड़िया वाली जो छवि थी, तो लोग आकर्षित होते थे और उन्हें पता था कि मंदिर ही उसका एक सबसे
महत्वपूर्ण केंद्र है उस संपत्ति को छिपाने का, करने का। तो वस्तुतः हो सकता है कि उनका बहुत ज़्यादा धार्मिक वो न रहा हो, धार्मिक एंगल, धार्मिक भावनाओं को चोट धार्मिक, पहुंचाना। चूंकि मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो इनका तो दोनों एंगल मान सकते हैं हम। हिंदू के पर्सपेक्टिव में दोनों एंगल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेनली जो उनका एंगल था कि अपने विरोधी शक्ति के ऊपर अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर लेना और उसमें जो मंदिरों में जो छिपी हुई खजाना है उसे लूट लेना। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तुर्क आक्रमणकारी आए, मध्य एशिया से आए, तो उनके पीछे दो पर्सपेक्टिव था मंदिर को लूटने का। एक जो सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव था, जैसा कि मैंने बताया कि मंदिर उसमें खजाने का जो था केंद्र हुआ करता था। राजा महाराजा अपने सारे खजाने को, अपनी जो चीज़ों को छिपाकर मंदिर में रखते थे। तो एक तो मंदिर को धन के व्यू से, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से लूट लिया जाता था। दूसरा, चूंकि मुस्लिम थे वो, तो मुस्लिम आक्रमणकारी मंदिरों को तोड़कर, मंदिरों को लूटकर ये भी जताना चाहते थे कि इस्लाम जो है सर्वोच्च स्थिति में है और हिंदू की स्थिति, हिंदू धर्म की स्थिति जो है वो डाउनग्रेडिंग, मतलब नीचे की ओर जा रही है, हमने यहाँ पर एक प्रभुत्व कायम कर लिया। तो वहाँ दोनों एंगल जो था मोटे मोटे स्तर पर जो है काम कर रहे थे। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि औरंगजेब ने एक तरफ कई मंदिरों को डिमोलिश किया था, तो दूसरी ओर कई मंदिरों के निर्माण में आर्थिक सहायता भी उसने दिया था। अच्छा, यह विवाद जहाँ तक है कि जैसे कुतुब मीनार में जो परिसर है कुव्वत अल इस्लाम का, उसकी खुदाई की बातें हैं, या ताजमहल की खुदाई की बातें हैं, उसके 22 कमरे बंद हैं, तो यह कहाँ तक सही है? जैसे पद्मनाभन जैसी चीज़ें भी दिखी है, बात केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं है। पद्मनाभन मंदिर को खोल दिया गया। अब चूंकि मंदिर, जैसा कि हमने देखा कि मस्जिद जो भी है वह कहीं ना कहीं अकुत संपत्ति के खजाने पर वह निर्मित है, तो वह तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संसाधन की क्षति हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सत्य क्या है? कई बार कहा था कि खोलने की लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है, इस टाइप की अफवाहें फैल मुझे रही लगता है तो क्या इस टाइप की खुदाई होना चाहिए? क्योंकि इसका संबंध जनभावना से, किसी न किसी संप्रदाय विशेष के जनभावना से, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम पक्ष हो। लेकिन मुझे लग रहा है अगर साइंटिफिकली अप्रोच इस पर अपनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे हमारे देश में ASI नामक संस्था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, काम करती है। इनका काम ही है कि जो इस तरह के विवाद होते हैं वो पुरातात्विक दृष्टिकोण से साइंटिफिक अप्रोच अपनाकर उसका सर्वे करें, और सर्वे कर क्या वस्तु स्थिति है और क्या वास्तविक में तथ्य है वो पब्लिक डोमेन में आम लोगों के सामने रखा जाए। न्यायालय में अगर डिस्प्यूटेड है तो न्यायालय में रखा जाए और उसके बिहाफ पर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जाए, जो न्यायालय से ही अगर लिया जाए, जो कि सारे संप्रदाय के लोगों को मान्य होनी चाहिए। यह एक धार्मिक मुद्दा ना हो करके यह, इस पर एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है। और मुझे लगता है ज्ञानवापी के मैटर में ऐसा हुआ है, क्योंकि 1991 में इससे पहले भी ज्ञानवापी को लेकर जो है काफ़ी डिस्प्यूट हुए थे। और तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो नरसिम्हा राव ने एक एक्ट लाया था संसद में, जिसे उपासना धर्मस्थल एक्ट 1991 के नाम से हम जानते हैं। उसमें कुछ एक ऐसे प्रोविजंस बनाए गए थे, इसमें पहले प्रोविजन में तो यह कहा गया था कि 1947 जब देश आज़ाद हुई, 15 अगस्त 1947 के बाद, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी दरगाह, या हिंदू धर्म से जुड़ा हो, मुस्लिम धर्म से जुड़ा हो, या किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हो, सिख हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, कुछ भी हो, उनके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उनके यथास्थिति में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और अगर इस तरीके का कोई भी डिस्प्यूट न्यायालय में लंबित है या किसी अधिकरण या ट्रिब्यूनल में लंबित है तो उसे भी जो है रद्द मान लिया जाएगा। लेकिन बाबरी मस्जिद को इसे स्किप किया गया था, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मैटर 1947 से पहले ही कोर्ट में पहुंच चुका था। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन जोड़ा गया था। वो अपवाद ये थे कि अगर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, किसी भी मंदिर या मस्जिद या किसी भी तरीके का मज़ार या कुछ भी ऐसा है, उसकी सर्वे कर सकती है, उसकी डिटेल्स जो है फाइंड आउट कर सकती है, उसकी देखरेख कर सकती है। ये एक एक्सेप्शन जोड़ा गया था, इस पर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। और मुझे लगता है इसी को आधार बनाकर तत्काल अभी वर्तमान में जो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है, या फिर ताजमहल में 22 बंद कमरों की सर्वे की बात चल रही है, इसका भी सर्वे करवाया जाना चाहिए। इसी अपवाद के तहत, इस एक्ट में जो बात दी गई है, इसी अपवाद के तहत जो है इनका सर्वे करवाया जा रहा है, और वस्तु स्थिति क्या है और एक्चुअल क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसे जानने की प्रयास किया जा रही है। बिल्कुल सही है। इसमें जिस प्रकार की खुदाई वगैरह की मांगे बढ़ रही है, तो प्रश्न है कि कितना हम पीछे जाएं, आखिर यह खुदाई सही है या नहीं है। जो पूर्व की जो गलतियां हुई हैं, माना जाता है कि पूर्व में गलतियां तो हुई है, कई मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, तो इस प्रकार का खुदाई क्या सही है? एक पक्ष ये कह रहे हैं कि सत्य
से इनकार नहीं किया जा सकता है। यथास्थिति को बनाए रखना, जो धार्मिक स्थल विशेष उपासना स्थल जो एक्ट 1991 का है, कहीं न कहीं यथास्थितिवाद को, स्टेटस को प्रमोट करता है। तो ये तो कहीं न कहीं सत्य से इनकार करना भी हुआ ना, सत्य को हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब यथास्थिति को बनाए रखना कोई बहुत अच्छी बातें नहीं है। ये तो वही बातें हुई कि बच्चा अगर 4 साल तक नंगा है, 5 साल तक, तो वह सब दिन तो नंगा नहीं रह सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर सती प्रथा 500,000 साल से चला आ रहा था तो उसको बनाए रखना वो हमारी परंपरा रीति रिवाज की अंग हो गया, तो क्या उसको आगे ही बनाए रखना चाहिए था? जी, मेरा जहाँ तक मेरा अपना पर्टिकुलर व्यू है, हो सकता है कि मेरे इस व्यू से बहुत सारे लोग सहमत ना हो, लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू बताना चाहता हूँ कि अगर इतिहास में कोई गलती हुई है और आज उसे मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ साइंटिफिक अप्रोच के जरिए, वैज्ञानिक तौर तरीके से ये फैक्ट्स हमें मिल जाती हैं कि हाँ ये गलती हुई है, ये तथ्य जो पहले बताया गया था वो गलत है और आज जो ये तथ्य बताया जा रहा है वस्तुस्थिति ऐसी ही है, तो मुझे लगता है इतिहास में सुधार की जरूरत है। इतिहास का पुनर्लेखन भी होता है। पुनर्लेखन के पीछे मेन मोटो जो होता है ये होता है कि अगर इतिहास में कुछ फैक्ट्स छूट गई, कई बार होते हैं कई इतिहास के बहुत सारे फैक्ट्स छूट भी जाते हैं, ये इतिहास के जो फैक्ट्स मिले वो आधे अधूरे होते हैं, या फिर उसका जो एनालिसिस किया गया है वो राइट डायरेक्शन में नहीं होता है, पक्षपातपूर्ण होता है, तो इसे सुधारे जाने की जरूरत है। अगर ज्ञानवापी को लेकर या किसी भी मुद्दे को लेकर अगर एएसआई को ये लगता है कि नहीं कुछ फैक्ट्स छूट रहे हैं और जो क्लेम किया जा रहा है किसी पक्ष के द्वारा अगर वो सही है, सही पाई जाती है, तो मुझे लगता है इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जन भावना का मैटर नहीं है, वस्तुतः ये साइंस का मैटर है, वस्तुतः ये इतिहास का मैटर है और इसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है। और इसे ज़्यादा जनभावना कहकर या दो संप्रदायों के भी सौहार्द को समाप्त करने की स्थिति बताकर जो है ज़्यादा उद्दलित करने की जरूरत नहीं है। कई बार कहा जाता है कि अतीत 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 के लिए नहीं होता है, अतीत वर्तमान के लिए होता है। इसी संदर्भ में इतिहास की पुनर्लेखन की बातें भी होती हैं। बात केवल अभी एक लोकतांत्रिक 1947 के बाद की जो अभी स्थिति है, एक भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है, बात यही की नहीं है। ब्रिटिश काल में भी बड़े पैमाने पर उत्खनन का एक्सकैवेशन वर्क्स वगैरह चला है और उसने देखने को मिला कि इतिहास की धारा को ही बदल दिया। बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को आगे भी कंटिन्यू रखा जाए जो उत्खनन कार्य है, क्योंकि इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है या तो फिर जरूरी है। ब्रिटिश काल में आपने हड़प्पा का उत्खनन स्टार्ट करवाया। हड़प्पा के बहुत सारे साइट्स जो आज पाकिस्तान में पड़ते हैं, उस समय चूंकि इंडिया और पाकिस्तान एक देश हुआ करता था, लेकिन 1947 के बाद की स्थिति बदल चुकी है। हम दो अलग अलग सॉवरेन मुल्क हैं, अलग अलग देश हैं। लेकिन आप देखिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जब पता चला तो बहुत सारे साइट्स जो है पाकिस्तान में स्थित हैं, बहुत सारे साइट्स हमारे इंडिया में स्थित हैं। हड़प्पा पर जितना प्राउड है कि इंडियंस को होता है एक प्राचीन सिविलाइजेशन कल्चर बोलकर, इतने ही जो है प्राउड जो है पाकिस्तान वाले भी फील करते हैं। तो यहाँ तो किसी तरह का कोई मैटर नहीं है, यहाँ जन भावना किसी को दलित नहीं हो रही है, दोनों के लिए एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में है और दोनों ही से लेकर जो है गर्व से कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसे सिविलाइजेशन जो है इंडियन कंटिनेंट में हुई, जो पाकिस्तान और भारत में थी। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को केवल पॉलिटिकल एंगल से देखे जाने की जरूरत नहीं है कि चूँकि सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगी, इसके आधार पर इसे जो है हम इसके अपेक्षित नहीं कर सकते। अगर सही मायने में अगर कुछ ज़रूरी है, जो तथ्यों को पाए जाने की ज़रूरत है, तो एएसआई इसके लिए वर्क करती है। एएसआई को हर चीज़ों को हर एंगल से खंगाल कर जो है पब्लिक डोमेन में इसे रखना चाहिए और उसके आधार पर डिसीजन होना चाहिए। अगर हो सकता है इतिहास में भी कुछ तब्दीली करना पड़े, जो आज ज्ञानवापी मस्जिद देख रहे हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं श्योर कर रहा हूँ कि ऐसा होगा ही, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि हो सकता है किसी समय में वो मंदिर रहा हो या मंदिर का कोई अंग रहा हो या फिर ऐसा हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई ऐसा शैक्षिक केंद्र रहा हो जहाँ पढ़ाई लिखाई का काम होता है, तो उसे सुधारे जाने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही बातें हैं। मैं एक पक्षी का नाम भूल रहा हूँ, पेंगुइन है या क्या है, वो पक्षी जब आपदा आती है, आंधी तूफान आता है बर्फीले जगहों पर, तो वह बिल्कुल ही सर अपना छुपा लेती है। मतलब कुछ ऐसी स्थिति हम लोग के सामने भी कई बार आ जाती है देश समाज में, आपदा आ गई, ऐसी कोई चीज़ हो गई, तो कहने का मतलब है कि सर छुपा लेने से या गर्दन मिट्टी के अंदर छुपा लेने से वह आंधी तूफान नहीं समाप्त होता है। उसका सामना तो आपको करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, चाहे आप गर्दन झुका लें, ढक लें, आप आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लें,
तो उससे मामला शांत नहीं होता है। उसको गंभीरतापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, वीरतापूर्वक उसका सामना हमें करना होता है, उसका समाधान हमें ढूंढना होता है। और ये दोनों पक्ष को समझने की जरूरत है। इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है इसका राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए वोट पॉलिटिक्स के रूप में। इसे एक आम व्यक्ति के रूप में साइंटिफिकली अप्रोच के साथ समझे जाने की जरूरत है, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, कि जो इतिहास में अगर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हिडन हैं, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सके हैं किसी न किसी वजह से, अगर वो फैक्ट्स मिल जाते हैं और इतिहास का पुनर्लेखन हो और सही तरीके से अगर पुनर्लेखन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्ञानवापी जो है मस्जिद है वो मंदिर ही होगी, लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि वो मंदिर निकलती है तो मुझे लगता है इतिहास को पुनर्लेखित किया जा सकता है और इन स्थितियों को सुधारा जा सकता है। क्योंकि पास्ट में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी गलतियां हो गई पास्ट में, जिस मुद्दे को हम उस समय उठा नहीं पाए, इसलिए नहीं उठा पाए कि हम उस स्थिति में नहीं थे। जैसे आपने देखा होगा कि मीटू अभियान चला, नेशनल लेवल पर भी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर मीटू अभियान चला था। इसमें बहुत सारे ऐसे वुमेन्स, ऐसी लड़कियां निकल कर बाहर आई सोशल मीडिया के जरिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए, जिनका कभी न कभी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। बहुत ही पुराना संबंध, 30 साल, और ये एक्सप्लॉयटेशन जो था ऐसे लोगों के द्वारा हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव थे उन वुमेन्स के रिस्पेक्ट में। तो उन लड़कियों को और उन वुमेन्स को ये डर रहा होगा कि अगर मैं अभी मुंह खोलती हूँ इनके खिलाफ तो हमारे हो सकता है हमारे लाइफ के ऊपर थ्रेट हो, हमारी फैमिली के लाइफ के ऊपर थ्रेट हो, या हो सकता है हमारे करियर को लेकर थ्रेट हो। किसी न किसी वजह से वो अपना मुंह नहीं खोल पाए, अपनी सच्चाई को बता नहीं पाए लोगों के बीच में। हो सकता है उनके अंदर, चूंकि मेल डोमिनेटिंग कंट्री भी रहा है, कंट्री क्या वर्ल्ड वाइड देखें तो मेल डोमिनेटिंग कल्चर ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो किसी न किसी वजह से वो बोल नहीं पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनके साथ कभी इंजस्टिस हुआ है तो वो ना बोले, तो होल टाइम के लिए वो इंजस्टिस की शिकार रहे, मन में जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, उसको व्यक्त जो ना छिपी करें। हुई जो एक ग्रंथि है, आदमी को कई बार होता है अंदर ही कि अंदर चीजों को बोल अंदर ही लेने अंदर से घुट रहे हैं, घुट आप रहे अंदर ही हैं। अंदर परेशान है, डिप्रेशन में हैं, बिल्कुल। लेकिन अपनी समस्याओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, एक रिपब्लिक कंट्री में रह रहे हैं, आपको ये अधिकार दिया गया है, आपके पास ये फंडामेंटल राइट्स है कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी शोषण हुआ है, तो ये अलग बात है कि 10 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, लेकिन आप इन चीज़ों को खुलकर व्यक्त करें कि हाँ हमारे साथ इस तरीके से हुआ है। और लोगों ने भी काफ़ी से अप्रिशिएट किया, केवल वुमेन्स ने अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि पुरुषों ने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ अन्याय हुई है तो उसे न्याय मिलना और चाहिए। आगे के लिए भी एक लेसन के रूप में आगे होता के लिए भी है, एक कहीं लेसन न के कहीं रूप में आदमी अलर्ट रहता है इन चीज़ों से। एक जो समाज में एक एक देश अच्छा समाज पर जो मैसेज, एक जनमत तैयार होता है, नई पीढ़ी पर एक जो ये चीज़ें आती उभर के आती है कि नहीं ये चीज़ें गलत है, महिलाओं का किसी भी ढंग से शोषण होना, किसी प्रकार से उसे एक्सप्लॉइट करना फिजिकली मेंटली किसी भी ढंग से, वो सही नहीं है। और आगे के लिए एक स्वस्थ समाज के निर्माण में एक सहायक होती है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं बिल्कुल कि इस आधार पर कि इससे पुरुष समाज जो है, उसका परिवार जो है तबाह हो जाएगा, उसकी व्यक्तिगत जीवन तबाह हो जाएगा। इस आधार पर इस मुद्दे को उठाया ही ना जाए, इस आधार पर इन चीज़ों को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति का करियर समाप्त हो जाएगा इसकी वजह से हम हजारों व्यक्ति को जस्टिस ना दें, ये सही तरीका मुझे नहीं लगता। इससे तो आगे इन चीज़ों को प्रमोशन मिलेगा, बिल्कुल। आगे लोग, आखिर कब तक महिलाएं चुप बैठेंगी? अगर न्याय, अन्याय चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नया हो या पुराना हो, अन्याय को न्याय मिलना ही चाहिए, अन्यायी को उसको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर लोकतांत्रिक देश में अगर लोग न्याय की अपेक्षा न करें तो न्याय की अपेक्षा कहाँ करें? कोई वैदेशिक पर सत्ता नहीं है, कोई ब्रिटिश सत्ता नहीं है, कोई इस्लामिक सत्ता, बाह्य सत्ता यहाँ पर नहीं है। ये हमारी द्वारा चुनी गई सरकार है, इसमें आपको न्याय की अपेक्षा रखनी चाहिए कि वो कब तक टूटे, कब तक वह दबे, कब तक वह शोषित हो, कब तक वह वंचित हो। अब हम डाउन टर्डन की बातें कर रहे हैं, सब अल्टरनेट हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं। एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वुमेन को सप्रेस कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर कुछ न कुछ खामियां रही है हमारे सिस्टम में जिसकी वजह से मेल डोमिनेटिंग कल्चर यहाँ ज़्यादा है, और अगर मेल ने किसी का एक्सप्लॉयटेशन, किसी वुमेन्स का या किसी गर्ल्स का एक्सप्लॉयटेशन किया है तो ज़रूरत है कि वुमेन्स को बाहर आने की ज़रूरत है, गर्ल्स को बाहर आने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि हाँ मेरा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और मुझे जस्टिस चाहिए। और मुझे लगता है पुरुष समुदाय को भी इस पर जो है अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्हें इनकरेज करना चाहिए वुमेन्स को और गर्ल्स को कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप बाहर आइए और आपको जस्टिस मिलेगी। इसके साथ मैं भी कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ खड़ा हूँ।
कुल मिलाकर के हम लोगों ने एक पहलू पर तो बहुत अच्छे ढंग से डिस्कशन पर चर्चा हुई और इससे चीज़ें उभर करके भी आ रही है कि यह अन्याय का कहीं न कहीं प्रतिकार होना चाहिए। अन्याय को केवल इसलिए दबाया नहीं जाना चाहिए कि इससे समाज का सौहार्द बिगड़ेगा, तत्कालिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल जा सकती है, तो केवल इस डर के आधार पर उन चीज़ों को दबाया नहीं जा सकता है। पहली बात जो क्लियर हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जो लोगों के बीच में बातें हो रही है कि सरकार को अभी गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी ह्यूमन इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में भारत काफ़ी नीचे रहा है, तो उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि कोरोना से अभी हम पूर्णतः निपट भी नहीं पाए हैं, अभी भी थ्रेट इसका बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध से कहीं न कहीं वैश्विक प्रभाव दिख रहा है, भारत पर भी इसका कहीं न कहीं इन्फ्लेशन के रूप में, महंगाई के रूप में प्रभाव दिख रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, न कि मंदिर मस्जिद और पुराने मुर्दे को उखाड़ना और फिर उसको देखिए गाड़ना मैं जैसी चीज़ें। मैं तो यह कहाँ तक सही, जो जो एक पक्ष जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार के मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। मुझे लगता है ये सही नहीं है, सही बात नहीं है, क्योंकि आप पास्ट में भी देखेंगे सरकार के समक्ष या किसी भी सोसाइटी के समक्ष एक नहीं कई तरह के मुद्दे होते हैं। कई आर्थिक मुद्दे होते हैं, कई सामाजिक मुद्दे होते हैं, कई राजनीतिक मुद्दे होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक मुद्दा को उठाकर सरकार ऐसा नहीं करती है कि अगर कोई राजनीतिक मुद्दा है तो सामाजिक और आर्थिक मुद्दा पीछे छूट जाता है। आप पास्ट में भी देख लीजिए, जैसे सती प्रथा के बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे। वर्षों से सती प्रथा हमारे समाज में चली आ रही थी। सती प्रथा के खिलाफ हमने धर्म सुधार, समाज सुधार का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, लड़ाई के बाद हमने इस प्रथा को इरेडिकेट कर दिया, अपने समाज से बाहर कर दिया। ठीक है, पहले सती प्रथा को हम जस्टिफाई करते थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सती प्रथा के खिलाफ जब ये आंदोलन चल रही थी सुधार के लिए, तो क्या दूसरे जो आर्थिक मुद्दे थे, राजनीतिक मुद्दे थे, वो गौन हो गए? उस समय भी चल रहे थे। पैरेलली वो आर्थिक मुद्दे भी चल रहे थे सरकार के समक्ष, वो राजनीतिक मुद्दे भी थे केंद्र में, और साथ में साथ ये सोशल रिफॉर्म्स या रिलीजियस रिफॉर्म्स के मुद्दे भी थे। तो मुझे नहीं लगता है ये कहना तर्कसंगत है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, ग्लोबल बहुत सारे इशूज हैं, या फिर जो है कई पॉलिटिकल इशूज हैं, रिलीजियस इशू हैं, इसके सामने जो है इस मुद्दे को उठाना सही नहीं है। इवन है कि हम लोग अगर इतिहास में अगर देखें तो 1857 की क्रांति के पहले की जो चीज़ें हैं, जब डलहौजी वगैरह की जो ये चल रही थी, तो उसमें अनेकों विकास हुआ है, चाहे डाक प्रणाली है, हमारा रेलवे लाइन है, बहुत सारी चीज़ें, आधारभूत संरचना, संचार व्यवस्था है। जबकि कहीं न कहीं उससे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, अनेक विद्रोह, वो विद्रोह का भी साथ चल रहा था, कंटिन्यू कुछ न कुछ विद्रोह हो रहे थे। विलियम बेंटिक के टाइम में अनेक सामाजिक सुधार हुआ, हालांकि एक बहुत बड़ा वर्ग उसको समाज सुधार को उसमें सही नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कर रही थी। तो पैरेलली चीजें चल रही होती है, किसी चलनी चाहिए, एक के कारण दूसरी चीजों को बंद नहीं करना। ये तो वही बात हो गई कि आपने मंगलायन छोड़ दिया, 500 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, 500 करोड़ रुपया का जो है आपने वेस्टेज कर दिया, इसके मतलब कोई फूड प्रोग्राम लॉन्च कर देते। इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी कई तरह के प्रोग्राम्स रन कर रही है, संसाधन जो आपके पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, गरीबी हटाने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए है। लेकिन इसके लिए आप इसरो को ये नहीं कर सकते कि आप हाथ पांव धर के बैठे रहिए, आप कुछ मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में गरीबी है। वस्तुतः भारत जैसे इस विशाल देश में संसाधनों की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि यह संसाधन को यहाँ पर रोक करके और यहीं पर अलॉट किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं, ये भी हो वो भी हो। और जिस टाइम में इसरो ने अपना पहला आर्यभट्ट वगैरह मंगलयान लॉन्च किया तो काफी डिस्प्यूट हुई थी उस समय भी एक क्लास के लोग, एक वर्ग के लोग ये बोल रहे थे कि मंगलयान लॉन्च करना सही नहीं है, क्यों हमने जो है 500 करोड़ रुपए या चांद पर भेज रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं। अभियान है, इवन कि हमारा जो आर्यभट्ट वगैरह था जब स्टार्टिंग के दौर में, उस समय भी इसका विरोध हो रहा था। इसरो देख रहे हैं, इसरो का ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को मतलब अपनी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी को दूर करने में करना चाहिए। तो क्या अब हम सोचें तो उस समय जो इसरो के लिए जो सैटेलाइट और स्पेस के लिए और मून इस तरीके से अगर हम आज सोचते तो इंडिया आज स्पेस के सेक्टर में वर्ल्ड पावर नहीं होता, फिर तो हमारी स्थिति मोरलेस पाकिस्तान की तरह हो सकती है। इसलिए ये मुझे नहीं लगता ये तर्कसंगत विचार है कि दूसरे इशूज को जो है फॉरवर्ड किया जाए और कोई सामाजिक समस्या या किसी तरह की समस्या है तो उसको बंद रखा जाए।
मुझे लगता है पैरेलली हर चीज़ों को देखे जाने की और जरूरत है। सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि आप इकोनॉमिक कंसर्न को देख रहे हैं या सोशल कंसर्न को देख रहे हैं या ग्लोबल लेवल पर कोई समस्या उसे देख रहे हैं, तो आप घरेलू समस्या को भी देखें। ये नहीं घरेलू समस्या को यानी आप कुल अवॉइड कर मिलाकर सकते के जो इस टाइप की चीज़ें जो लोगों की डिमांड मतलब होती है कि आप गरीब, बेरोजगारी, भुखमरी और इन चीज़ों पर आप फोकस कीजिए, बेतुकी हैं, वो वैसे भी चल सकता है और इस कारण से वो कम हो जाएगा हैं। ऐसा भी नहीं है। और ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं जी है। हाँ। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सरकार के अनेक विंग होते हैं, अनेक डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना काम अपना करते देना पर्टिकुलर काम चाहिए। है, वो काम इकोनॉमिक कंसर्न हो, रिलीजियस कंसर्न हो, सारे चलते रहे। चल रही जबकि इतनी पाबंदियां लगी थी, तो ये तर्कसंगत नहीं है कि इस मैटर को आप नहीं उठाएं और दूसरे मैटर पर फोकस करें। दूसरे मैटर पर ऑलरेडी सरकार फोकस कर रही है और इस मैटर को भी सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड रहेगी तो समाज में एक अनावश्यक तनाव भी तो पैदा हो सकता है। बिल्कुल। एक वर्ग विशेष में लगेगा कि सरकार एक का इंक्लिनेशन कहीं दूसरे न के टुवर्ड्स कहीं ज़्यादा है। कहीं न कहीं एक वर्षों से, सदियों से लोगों के मन में किसी विशेष चीज़ को लेकर के गुस्सा है, गुस्सा है। आक्रोश है। लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे साथ अन्याय है। अच्छा, ये कैसे हमें पता और चला कि 300-400 साल पहले किसी आक्रांता ने हमारे साथ अन्याय किया? यह पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं न कहीं ये बातें बढ़ाई गई है। बिल्कुल। हमारे दादा परदादा से चीज़ों को मिला है कि नहीं, हम लोगों ने ये गलत हुआ है, भरवली गलत सुन हुआ है। एक और पीढ़ी वो से दूसरे दुख, पीढ़ी तक दर्द, सुनता है। वो कष्ट, वो पीड़ा अब तक कहीं न कहीं है। बिल्कुल तो अन्याय हुआ है तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। होना चाहिए। कोई धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष का लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकता है लोकतांत्रिक राष्ट्र में कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो सब दिन अन्याय और हुए। मुझे दलितों के साथ अगर अन्याय पीछे इतिहास में हुआ है तो उसका समाधान हमने आज़ादी के बाद रिजर्वेशन के रूप में दिया है। देने का उनको प्रयास किया और एक आज भी हम विशेष स्टेटस अलग अलग लोकसभा में, देने का विधानसभा प्रयास में कर उनके रहे लिए हैं। सीट सुरक्षित रख करके। बिल्कुल। अब इस बिहार पर तो अगर हम झगड़ा करें या लड़ाई करें कि दलितों के साथ तो पास्ट में अन्याय हुआ है तो सब प्रेजेंट दिन में उन्होंने अन्याय क्यों होता दिया, रहा है, तो सब दिन अन्याय होता रहेगा। सब तो अन्याय तो होता जो रहेगा। अन्याय हुआ है उसे दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर यहाँ भी किसी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वस्तु स्थिति को जाने, वहाँ फैक्ट्स को भी जाने उस समय और भी उसके बस आधार पर जस्टिस किया जाए। उसमें भी संभव रहा होगा कि इस पर विवाद रहा होगा रिजर्वेशन को लेकर के, या 1991 में जो ओबीसी का जो मुद्दा आया था और उनके लिए रिजर्वेशन की बातें हुई थी, निश्चित रूप से तात्कालिक रूप से एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आज के संदर्भ में देखें तो अगर समाज का कोई वर्ग पिछड़ा है किसी भी कारण आज से, जिसे सोशली एक्सेप्टेंस सामाजिक है, सामाजिक कारण रूप से से, हर शैक्षणिक व्यक्ति से कारण स्वीकार से, कर जिस रहे हैं। कारण से भी, या अब तो कह लें आर्थिक कारण से, तो उनका समाधान होना चाहिए, उनको सही जगह मिलना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि कोई भी राष्ट्र अपनी क्षमता का दिन प्रतिदिन विकास करता है। देश की आज़ादी का 7 दशक से ऊपर हो रहा है। ऐसे में भारत ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया है। एक छोटा राष्ट्र के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण चीज़ें नहीं होती है, लेकिन अमेरिका जैसा राष्ट्र कुछ ऐसा है जो अपने घरेलू स्थितियों को देखते हुए पूरे विश्व के सभी देशों पर निगरानी रखता है, अपनी क्षमता का विस्तार करता है, उस पर संसाधन है, उस पर निगरानी है, उस पर अपनी अपनी एक विदेश नीति है। तो भारत चूंकि एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में या फिर ओवरऑल एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो उसे अपनी क्षमता का तो विस्तार करना चाहिए। एक अलग अलग एक जब बच्चा एक स्टार्टिंग में एक भ्रूण मात्र होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें स्पेशलाइजेशन आता है, हाथ पैर नाक आँख कान धीरे धीरे विकसित होते जाता है और सब स्पेशलाइज होकर के अलग अलग काम करना शुरू करता है। कुछ ऐसी ही स्थिति राष्ट्र के साथ है। अब इस आधार पर कि भारत एक गरीब देश है, नहीं, ये अब ये तर्क नहीं है। यहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं है, वस्तुतः संसाधनों का मैनेजमेंट का अभाव है। मैनेजमेंट का अभाव है। अगर कहीं तो हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपया चलता है 15 पैसा ही पहुंच पाता है। बिल्कुल, अगर कहीं कमी है तो थोड़े से पॉलिटिकली विल पावर की कमी है, या फिर मैनेजमेंट की कमी है, ये इम्प्लीमेंटेशन के लेवल ब्यूरोक्रेसी थोड़ी समस्या है, इन्हें सुधारे जाने की जरूरत है। हम इसका रोना तो बिल्कुल नहीं रो सकते कि भारत के पास बहुत गरीब है या संसाधनों की कमी है। महत्वपूर्ण समस्या उसके एजुकेशन है। अच्छा, हम कानून बना लेते हैं, अच्छी स्कीम बना लेते हैं, लेकिन समस्या उसके एजुकेशन पर है, उस पर फोकस करना चाहिए, मैनेजमेंट के लेवल पर है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर है। कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकल रहा है कि इन सारी चीज़ों से क्या वो घाव भरेगा या बढ़ेगा, दरार और बढ़ जाएगा, क्या ये कहीं न कहीं एक सेपरेशन की ओर ले जा रहा है, चूँकि पीछे हम कहीं न कहीं भुक्तभोगी रहे हैं 1947 में,
या फिर एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है ये सकारात्मक दिशा की ओर ही ले जा रहा है। इसे पॉलिटिसाइज करने की सबसे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसे एक पॉलिटिकल एंगल से देखे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पॉलिटिकल चश्मे से इसे ना देखें, और दो संप्रदायों के बीच का मैटर नहीं है। वस्तुतः इसे ऐतिहासिक मैटर के रूप में देखें। अगर आप इतिहास के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं तो कोई समस्या नहीं है। किसी भी किस्म का कोई सांप्रदायिक सौहार्द इससे नहीं बिगड़ने वाला है, ना ही सांप्रदायिक समन्वय में किसी किस्म की कोई कमी आएगी। हाँ, अगर आप इसे पॉलिटिकल रंग दे देते हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण के तहत देखते हैं, तो आप किसी भी छोटे बड़े मुद्दे पर जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण कर कर जो है दंगा फसाद कर सकते हैं और सामाजिक समन्वय के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद का भी मैटर था, 1992 से बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का मैटर था, और पिछले कुछ एक वर्षों में इसका फाइनल डिसीजन आ गया, और डिसीजन हम सभी ने देखा। लोगों को ये शंका थी, भारतीय समाज को ये शंका थी, दोनों पक्ष को, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष को शंका थी कि जिस दिन डिसीजन आएगा उसके बाद राइट्स की स्थिति देखने को मिल सकती है 92। लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा कि दोनों पक्षकार, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकार थे, दोनों पक्षकार के बीच में कंसेंट के साथ जो है इस तरीके की चीज़ों को जो सॉल्व कर दिया गया, और दोनों पक्षकार जो है इससे सहमत भी है। मस्जिद वहाँ नहीं होनी चाहिए, मंदिर होगी, हिंदू पक्षकार सहमत है। मस्जिद के लिए उनकी जनभावनाओं को भी ध्यान में रखकर मस्जिद के लिए अलग से जमीन अलॉट किया गया, वहाँ मस्जिद बनाने में भी सरकार सहयोग दे रही है, तो वो भी पक्ष सहमत है, और इस तरीके से लंबे समय से सामाजिक सौहार्द है कर दिया गया और बेहतर संबंध है। बिल्कुल। बेहतर अगर आप सही एंगल से, राइट डायरेक्शन में चीज़ों को देखते हैं, तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। एएसआई का जो काम है उसे निष्पक्ष और सही तरीके से वो काम करना चाहिए, बिना किसी एंगल, पॉलिटिकल एंगल को, या बिना किसी संप्रदाय विशेष की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। उनका जो काम है फैक्ट्स फाइंडिंग है, वो अपने फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, फाइंड आउट करें और न्यायालय के समक्ष रखें, और न्यायालय सबके लिए, न्यायालय का जो भी डिसीजन हो, मुझे लगता है सब पर सम्मान होना चाहिए, और सभी को जो है विनम्र रूप से उसे मान लेना चाहिए। मानना चाहिए, और अच्छी बात है कि माना भी जा रहा है। यहाँ पर जो कोर्ट की जो सर्वोच्चता है और जो एक प्रतिष्ठा है सबके लिए समान रूप से है। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारतीय समाज जो है, जो बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक राष्ट्र है, तो यह कोई इतनी क्षणभंगुर नहीं है, इतनी कमज़ोर नहीं है कि वह टूट जाएगा। हमारी एक बहुत ही लंबी परंपरा रही है सामाजिक सौहार्द की, गंगा यमुना संस्कृति की। अभी हाल फिलहाल में मैं देख रहा था कि अरब कंट्री में कुछ मतलब बुक लिखी गई है, तो उसमें भारतीय इस्लाम को बहुत ही एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया कि वहाँ पर एक अलग ही इस्लाम की एक नई स्वरूप है, एक उदारवादी बिल्कुल, और यह सच्चाई भी है। वह हो सकता है कि गल्फ कंट्री में ना हो। बिल्कुल, इस्लाम का भारतीय समाज के पीछे, भारतीय समाज में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, खासकर उदारवाद को लेकर बात करें तो बिल्कुल ये सही बात है कि जब सूफिज्म है, इस्लाम का जब भारत में आगमन होता है, तो जो सनातन धर्म में जो बहुत सारी जटिलता, जो कर्म कांड आ गए थे, इस कर्म कांड को दूर करने में इस्लाम का बहुत बड़ा रोल है, और इसे हम सभी एक्सेप्ट करते हैं, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो कोई भी धर्म या कोई भी संप्रदाय बुरे चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करती है। नज़रिया बुरा होता है, आप अगर सही नज़रिए से देखते हैं, सही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, सही एंगल से देखते हैं, तो कोई भी समस्या नहीं है। इनफैक्ट तो मुझे तो ये लग रहा है कि इन सारी चीज़ों से, जैसे एक ही परिसर में वो भी होना, आसपास में होना, तो कोई बहुत विरोधाभास, हम तो इसके आदी हैं। एक ही गली मोहल्ले में हम ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, तो जो इंटरसेक्शन तहजीब है, तो हम लोग बचपन से ही, शुरू से ही एक दूसरे के साथ मिलते रहे, एक दूसरे के कल्चर में आता, एक दूसरे की संस्कृति को देखते परखते रहे हैं, एक दूसरे के पर्व त्यौहार में पार्टिसिपेट करते रहे हैं, तो हमें तो कोई समस्या नहीं लगती। ज़्यादातर मुझे लगता है आम व्यक्ति को इससे बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इनफैक्ट कई बार हमें अच्छा लगता है, और अच्छा भी लगता है, इंटरसेक्शनल चीज़ें हैं, मतलब इंटरसेक्शनल चीज़ें, इंटर रिलीजियस चीज़ें हमें और उल्टा जोड़ने का काम करता है। अब करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में मतलब है, गुरु ननकाना साहब पाकिस्तान में है, मानसरोवर चाइना में है, तो एक कहीं न कहीं हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ करता है, चाहे चाइना के साथ हो या फिर जिसको हम कहीं न कहीं अपना कट्टर दुश्मन, एक आर्च राइवल मानते हो, वो उसके साथ हमारे संबंध को और प्रगाढ़ करता है उसके होने से। अगर वो ननकाना साहब फुल्ली अगर भारत में होता, या फिर करतारपुर साहब अगर फुल्ली भारत में होता, तो पाकिस्तान के साथ वह संबंध शायद, वो लिंक इंटरसेक्शनल चीज़ें होने से, या इंटर रिलीजियस, कुछ यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें वहाँ, अगर इतिहास में कहीं भी किसी रूप में है, तो ये हमारी विदेशिक नीति को और स्ट्रॉन्ग करता है, लोगों को एक दूसरे के प्रति एक
सिटीजन टू सिटीजन वाले रिलेशन को और प्रगाढ़ पीपल्स कनेक्ट जो है कनेक्ट करने वाला connectivity से है, बढ़ती प्रगाढ़ करने वाला है। डिप्लोमेसी का भी एक अब तरीका है। बुद्धिज्म का सेंटर चाइना में है, जापान में है, ताइवान में आज है, बुद्धिज्म लेकिन उसका मेन हेडक्वार्टर कह ले, उनकी सारी प्रमुख स्थल इंडिया में है। बिल्कुल। तो ये हमारी तो वो डिप्लोमेसी चाइना, के लिए ताइवान भी और कोरिया के लिए भारत के प्रति सम्मान और बढ़ता बढ़ाता है, न कि दुश्मनी को बढ़ाने वाला है। जी हाँ। कि लोग मानने वाले वहाँ पर बुद्धिज्म को वहाँ पर है, बुद्धिस्ट राष्ट्र है और सारे धर्म स्थल पवित्र स्थल इंडिया में है। जी। तो हमें इसी एंगल से देखे जाने की जरूरत है। कॉमन पीपल को मुझे लगता है इसी एंगल से चीज़ों को देखे जाने की जरूरत है। धर्म के आईने में, धर्म के चश्मे में से देखे जाने की जरूरत नहीं है। वस्तुतः ये दो संप्रदाय के बीच का मैटर नहीं है, ये मैटर हिस्ट्री का मैटर, इतिहास का मैटर है। और इतिहास के वास्तविक तथ्यों को प्राप्त करने का, उसे आइडेंटिफाई करने का मैटर, इसके लिए एसआई वर्क कर रही है। तो एसआई के द्वारा जो भी रिपोर्ट न्यायालय में दिया गया और न्यायालय का जो भी डिसीजन आएगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, न्यायालय पर अगाध आस्था और विश्वास हर संप्रदाय के लोगों को है। मुझे लगता है ये सर्वमान्य होगा, जो भी न्यायालय का डिसीजन आएगा उसे दोनों पक्ष आसानी से मानेंगे। कुल मिलाकर के बातें ये हुई कि जो चीज़ें चल रही है, आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपना काम करने देना चाहिए, कोर्ट को अपना काम करते देना चाहिए। चीज़ों को पॉलिटिसाइज हमें केवल नहीं करना है। और जो लोगों के बीच में प्रेम सौहार्द है वह अभी भी है और आगे भी बना रहेगा। कुछ खास डिसीजन से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए यह लोगों के बीच एक दरार नहीं, एक प्यार ही पैदा करेगा, एक दूसरे के प्रति और विश्वास बढ़ेगा। जब चीज़ों का समस्या का समाधान हो जाएगा, एक पीड़ित और एक विक्टिम को न्याय मिल जाएगा, तो सबके लिए अच्छा होगा। यह प्यार बढ़ाने वाला होगा, न कि टकरार बढ़ाने। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लग रहा है कि ग्लोबली जो है एक अच्छा मैसेज भी इंडिया के द्वारा कन्वे किया जाएगा कि हमने वर्षों पुराने समस्या को बड़ी आसानी से दो संप्रदायों के बीच में बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से जो है निपटा लिया। एक बहुत बड़ा मैसेज जो है फॉरेन कंट्रीज को जाएगा, खास करके मिडिल ईस्ट के देशों को। बहुत सारे देश एलिगेशंस इंडिया पर लगाते रहते हैं, पक्षपात की बात करते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज हो सकता है। चलिए, आज की परिचर्चा हम लोग समाप्त करते हैं।